नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के प्रमुख भागों को, जिसमें हम समझेंगे संविधान के प्रमुख भागों में दिए गए प्रमुख उपबंधों को। साथ ही जानेंगे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्यों को। यह वीडियो लोक सेवा आयोग सहित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम संविधान के प्रमुख भागों को। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 22 भाग थे। तो यह पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो मूल संविधान में 22 भाग थे। उसके बाद कुछ और भाग जोड़े गए, कुछ और अध्याय जोड़े गए, जिससे कि वर्तमान समय में भागों की संख्या 25 हो गई है। तो देख लेते हैं हम एक एक से प्रमुख भागों को। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। साथ ही अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के नाम व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक विभिन्न प्रकार की नागरिकताओं का प्रावधान है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है हमारे 6 मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से कुल 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मौलिक संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300A के तहत। और उसके अलावा बाकी के जो 6 अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी अधिकार जो हैं वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त हैं भारतीय संविधान के द्वारा। अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साथ ही इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग 4 की ओर। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जो कि गांधी जी की विचारधाराओं पर आधारित है। कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी की विचारधारा भारतीय संविधान में कहाँ दिखाई देती है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम गांधीवादी विचारधारा को देख सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा इसमें सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की बात की गई है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु उपबंध किए गए हैं। तो इन प्रावधानों को हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे किसी और दिन। आज संविधान के सभी प्रमुख भागों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। अनुच्छेद 51 का मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य इसमें दिए गए हैं, जिनमें से 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं। पहला कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 51 का में है और भाग 4 का में है। दूसरा प्रश्न बनता है किस संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था,
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। साथ ही एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, किसकी सिफारिश से जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। साथ ही इन्हें कहाँ से लिया गया है? तो इन्हें लिया गया है यूएसएसआर से। यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उसी से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 51 का में। और यह कौन सा भाग है? भाग 4 का। तो ये आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। भाग 5। भाग 5 में देखें तो संघ सरकार का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के प्रावधान दिए गए हैं। इसी में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का प्रावधान मिलेगा और संसद का प्रावधान मिलेगा। संसद जिसमें राज्यसभा और लोकसभा और इनके निर्वाचन सभी का प्रावधान इसमें है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भी आपको भाग 5 में ही मिलेगा। साथ ही महान्यायवादी और सीएजी का वर्णन भी आपको भाग 5 में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाग 6। भाग 6 में देखें तो राज्य सरकार का वर्णन है। राज्य सरकार का उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। इसमें राज्य संबंधी सभी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा, इन सभी के निर्वाचन, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, साथ ही हाईकोर्ट का वर्णन भी इसी में है। इसी के साथ साथ महाधिवक्ता का वर्णन भी आपको इसी भाग में देखने को मिलेगा। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 है जो महाधिवक्ता से संबंधित है। ठीक है, भाग 7 देख लेते हैं। इसे संविधान में निरसित कर दिया गया है। अधिनियम 1956 के थ्रू इसे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरसित कर दिया गया है। भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। उनका वर्णन है आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज प्रणाली का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 तक है। इसको शामिल किया गया था संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को शामिल किया गया था भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक। इसके बाद भाग 9A देख लेते हैं, जिसमें नगरीय निकायों का उल्लेख है अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक। इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था भाग 9A में। और ये भी पूछा जा सकता है किस अनुसूची का यह विषय है, तो 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है नगरीय निकायों का। भाग 9B। भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 243H से 243ZT तक दिए गए हैं। भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244A तक दिया गया है। इसके बाद भाग 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 11 जिसमें संघ और राज्य संबंधों का उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक वर्णित है। इसके बाद भाग 12। भाग 12 में केंद्र राज्य संबंधों का ही वर्णन है, लेकिन इसमें वित्तीय संबंधों का वर्णन है आर्टिकल 264 से 300A तक। और हम देखते हैं आर्टिकल 300A में ही संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जिसे अब एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंधों का वर्णन है। तो पूछा जाता है अंतर्राज्यीय संबंधों का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 13 में अंतर्राज्यीय संबंधों का वर्णन है। यह अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णित है। भाग 14। भाग 14 में देखें तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं वर्णित हैं, अर्थात अखिल भारतीय सेवाएं, जिन्हें हम कहते हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी प्लस जेपीएसटी, इन सभी का उल्लेख भाग 14 में दिया गया है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 का इसमें न्यायाधिकरण का प्रावधान है अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक। भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, जिनके लिए अनुच्छेद 324 से लेकर
329 आ तक प्रावधान किए गए हैं। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। अच्छा, आपको याद रखना है भाग 15 बहुत अच्छे से। भाग 15 में किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, निर्वाचन का उल्लेख है भाग 15 में। नेक्स्ट भाग 17। भाग 17 में आधिकारिक राजभाषा का उल्लेख है, अर्थात भारत की राजभाषा क्या होगी, सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी का जो विवरण है वह भाग 17 में दिया गया है। और इसके लिए जो अनुच्छेद हैं वह है 343 से 351 तक। भाग 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाग 18 आपातकालीन उपबंध इसमें दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। आपातकालीन उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने जर्मनी से लिए हैं आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान। तो यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। इस भाग में इनका वर्णन है, तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का वर्णन है। और इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? इसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल की सहायता से। भाग 19 की बात करें तो इसमें अन्य जितने भी प्रावधान हैं संविधान से संबंधित उनका विवरण है, इसलिए इसे हम विविध नाम देते हैं। इनका उल्लेख अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है। इसके लिए जो अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 में किसका प्रावधान है? संविधान संशोधन का प्रावधान है। और इसके लिए कौन सा भाग है? भाग 20 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। भाग 21 में कुछ अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे आर्टिकल 369 से 392 तक। अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इस बीच में जितने भी कार्य होने थे वो किस तरह से किए जाएंगे, कौन कौन से प्रावधान है जो पहले लागू होंगे और कौन से प्रावधान 26 जनवरी के बाद लागू होंगे, इन सभी का विवरण जो है वो भाग 21 में किया गया है। भाग 22 में लघु उपाधि, कमेंसमेंट और हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन का उल्लेख है आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 तक। इस तरह से हमने संविधान में वर्णित प्रमुख भागों को देख लिया है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में कौन से भाग हमने पढ़े। तो हमने सबसे पहले भाग एक में हमने देखा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, आर्टिकल 1 से 4 तक। फिर है भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। फिर है भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, फंडामेंटल राइट का वर्णन है 12 से 35 तक। उसके बाद भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम DPSP भी कहते हैं, उनका उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए हुए हैं। उसके बाद भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन है, जो कि 51 का में दिया गया है। उसके बाद है भाग 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार का वर्णन है 52 से 151 तक। उसके बाद भाग 6 जिसमें राज्य सरकार का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। इसके बाद है भाग 8 जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, मतलब यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है भाग 8 में, आर्टिकल 239 से 242 तक। उसके बाद भाग 9 जिसमें पंचायती राज प्रणाली का वर्णन है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 तक है। उसके बाद भाग 9A में जो है वह नगरीय निकायों का वर्णन है, आर्टिकल 243P से लेकर ZG तक। उसी के बाद 9B में जो है वह सहकारी समितियों का वर्णन है, आर्टिकल 243 Z8 से ZT तक। इसी के बाद भाग 10 है जिसमें SC/ST क्षेत्रों का वर्णन है, आर्टिकल 244 से 244A तक। उसके बाद भाग 11 है जिसमें संघ राज्य संबंधों का वर्णन है, भाग 11 में आर्टिकल 245 से 263 तक। इसके बाद भाग 12 है जिसमें संघ राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन है, टैक्स कैसे लगाते हैं इन सब का वर्णन है, आर्टिकल 264 से 300A तक।
जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। इसके बाद भाग 14 जिसमें संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन है, जैसे कि यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी के साथ साथ आईएएस, आईपीएस जैसी परीक्षाओं का उल्लेख है, सेवाओं का उल्लेख है भाग 14 में, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक है। इसके बाद है भाग 15। तो भाग 15 में जो है वह निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान है भाग 15 में, जो कि दिया है 324 से 329 तक। उसके बाद भाग 18 जिसमें कि आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। उसके बाद भाग 20 जिसमें संविधान संशोधन का उल्लेख है, आर्टिकल 368 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जो आपको याद रखने हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। एक ना एक प्रश्न इनसे ज़रूर बन जाता है, तो आप इन्हें याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को देखते देखते ना लिख लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।